हाँ दोस्तों, आज आप लोग का टोटल 4 तक हो गया था और बीच में जो है ब्रेक लग गया था। तो चलिए हम जहाँ से ख़त्म किए थे वहाँ से आगे हम स्टार्ट करते हैं। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता 56 गीगावाट पर। ये इम्पॉर्टेंट है कि भारत में जो है पवन ऊर्जा 56 गीगावाट पार हो गया। ठीक है, याद रखिएगा कि पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, मतलब रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। वित्त वर्ष 2025-26 याद रखिए कि 25-26 के दौरान रिकॉर्ड वृद्धि के कारण देश में कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 56.12 गीगावाट से अधिक हो गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है हमारे भारत देश के लिए कि 56.12 गीगावाट हो गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं मुख्य सांख्यिकी आंकड़े क्या है। वित्त वर्ष 25-26 में भारत के लिए ऊर्जा परिवर्तन का एक ऐतिहासिक वर्ष रहा। तो भाई 25 और 26 मतलब कि 2025 और 26 के बीच में जो है कहीं ना कहीं हम लोग ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में, परिवर्तन के क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। जैसे कि हम लोग इस वर्ष क्या है 6.02 गीगावाट की नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी, मतलब रिकॉर्ड वार्षिक वृद्धि। अब तक का एक वर्ष का उच्चतम स्तर है, मतलब कि 6.05 गीगावाट आज तक नहीं हुआ है पवन ऊर्जा। ठीक है, अब जो है आपका तुलनात्मक की बात करें तो पिछले वर्ष जो है के मुकाबले 46% की वृद्धि हुई। तो क्या है कि याद रखिएगा, पहला आपसे कहेगा कि भाई वार्षिक वृद्धि कितनी हुआ 6.0 गीगावाट, और वृद्धि तो हुआ तो पहले की अपेक्षा कितना परसेंट ज़्यादा, तो 46% ज़्यादा हम लोग को पवन ऊर्जा इस बार मिला है। साथ ही साथ क्या है कि भारत अब तक दुनिया का उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनका पवन ऊर्जा क्षमता 56 गीगावाट के पार है। तो याद रखिएगा कि अब वो 56 गीगावाट में आ गया है। तो कुछ ऐसे बहुत कम ही लोग, हमें भी हो सकता है चाइना हो, आपका अमेरिका हो, ये हो सकता है, इनमें भी रसिया भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि चाइना तो जरूर 100% होगा। ठीक है, इस उपलब्धि में कुछ विशिष्ट राज्यों ने पावर हाउस के रूप में भूमिका निभाई। मतलब कि ये जो 56 गीगावाट जो भारत क्षमता हासिल किया 56 गीगावाट के पार, इसमें गुजरात का इंपॉर्टेंट था। गुजरात सबसे ज़्यादा अपनी लंबी तट रेखा के अनुकूल नीतियों के कारण शीर्ष पर रहा। ठीक है, गुजरात शीर्ष पर था। कर्नाटक क्या लिखा हुआ हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, मतलब सौर पवन मिश्रण के कारण महत्वपूर्ण योगदान दिया, कर्नाटक भी और महाराष्ट्र भी। महाराष्ट्र औद्योगिक मांग के क्षेत्र में। तो ऐसे क्वेश्चन में ये पूछेगा आपसे कि बताइए कि पवन ऊर्जा पहले बात तो 56 से गीगावाट से ज़्यादा हो गया, पिछले वर्ष से 46% अधिक हो गया, और तीसरा ये पूछेगा कि बताइए कि इस साल जो वृद्धि हुआ कितना 6.05 गीगावाट। ठीक है, जोड़ी गई मतलब वृद्धि हुआ। और जो है सबसे ज़्यादा अगर योगदान की बात करें तो गुजरात लंबी तटरेखा के अनुकूल नीतियों के कारण शीर्ष पर रहा, कर्नाटक आपका हाइब्रिड प्रोजेक्ट के मामले में, और महाराष्ट्र आपका औद्योगिक मांग के क्षेत्र में। रणनीतिक महत्व क्या है? तो भारत कुछ वैश्विक लक्ष्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे COP26 संकल्प जो है वो क्या था कि 2030 क्या है COP26 संकल्प में 2030 में ये 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य। ठीक है, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य 500 गीगावाट है इसका, याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये COP26 में अपना संकल्प किया है। दूसरा नेट जीरो 2070, मतलब कि 2070 में जो है इसको शून्य कार्बन उत्सर्जन, क्या 2070 में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन भारत को दीर्घकालीन विजन को बल देता है। मतलब कि कहीं ना कहीं 2070 तक इसको जो है कार्बन उत्सर्जन शून्य करना है, मतलब कि एकदम खत्म ही कर देना है। अब बताइए कि कार्बन कम करने का मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा नहीं होगा तो हम लोग का क्या होता है कि वातावरण जो है ना, इतना गर्मी, अभी देखिए क्या हालत ख़राब है, अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अब जो है क्या लिखा, ऊर्जा आत्मनिर्भर जीवाश्म ईंधन, विशेषकर आयातित कोयले। आयातित कोयले मतलब हम जो कोयला लेते हैं वो कोयला पर हम लोग निर्भर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा जो है 46% की वार्षिक वृद्धि क्या दर्शाती है कि भारत न केवल नीतियों का निर्माण कर रहा है बल्कि धरातल पर उनका जो है सफल क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करता है। यह वृद्धि जो है सौर ऊर्जा के साथ मिलकर भारत में ग्रिड की अधिक संतुलित और टिकाऊ बनाई है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट था। मैंने आपको फोकस करना है इस पर कि भैया कि भारत में पवन ऊर्जा 56 गीगावाट पार हो गया है, और अगर पूछेगा तब 56.12 गीगावाट से अधिक हो गया है। रिकॉर्ड वार्षिक दर 6.05 गीगावाट। तुलनात्मक वृद्धि जो है 46%।
और गुजरात सबसे ज़्यादा योगदान दिया है हाइब्रिड प्रोजेक्ट में। कर्नाटक और औद्योगिक मांग और नई परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन में अग्रणी रहा कौन? महाराष्ट्र। ठीक है, अब जो है आपका यहाँ पे सुरक्षित जीवन सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय क्या है? आखिर सुरक्षित, एक सेकेंड, सुरक्षित जीवन सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय क्या? नहीं कि हाल ही में महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय जो है ने देश में बढ़ती सड़क दुर्घटना और राष्ट्रीय मार्गों का जर्जर स्थिति पर कड़ा रुख अपनाया। देखते हैं राजमार्ग जो आपका जो सड़क है, सड़क कहीं कहीं जर्जर है, ऊपर से सड़क दुर्घटना भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो है एक बहुत बड़ी सुनवाई की। देखते हैं आगे क्या सुनवाई किया। तो भैया न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा करना केवल एक सुविधा नहीं बल्कि नागरिक का मौलिक अधिकार है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट बोलता है। दूसरा बात, न्यायिक व्याख्या और संवैधानिक आधार क्या है? उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? भारत का संविधान अनुच्छेद 21, देखिए अनुच्छेद 21 जब भी आपको आएगा अनुच्छेद 21 जब भी आपका आएगा तो याद रखिएगा वो अधिक और व्यापक बनाया। मतलब अनुच्छेद 21 एक होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21 में एक चीज अच्छा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको याद रखिए कि आप किसी भी महिला से, अपनी मर्जी की महिला से शादी कर सकते हैं अगर वो मंजूर हो तो ये आपका अनुच्छेद 21 इजाजत देता है। ठीक है, जीवन का अधिकार, राज्य का उत्तरदायी, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, यह आपका अनुच्छेद 21। जीवन का अधिकार क्या है? पर न्यायालय के अनुसार जीवन के अधिकार में भी सुरक्षित आवाजाही का अधिकार शामिल है। तो भाई सड़क दुर्घटना जो हो रहा है, राजमार्ग सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जीवन का अधिकार को तो छीन रहा है ना। ठीक है, मतलब सुरक्षित आवाजाही तो नहीं हो पा रहा है, तो ये आपका अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है। राज्य का उत्तरदायी क्या है? राज्य का उत्तरदायी सरकार और उसकी एजेंसी जैसे NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टोल टैक्स वसूलती है। भाई आप वसूलते हैं, इसलिए वे यात्रियों को बाधा रहित और सुरक्षित सड़कें प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। आप टोल टैक्स ले रहे हैं, जब आप टोल टैक्स लग रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप सड़क अच्छा बनाइए। जब आप सड़क नहीं अच्छा बनाइए तो मतलब मेरे जीवन का अधिकार आप छीन रहे हैं। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट ये जो है ऑर्डर दिया। ये कहा गरिमापूर्ण जीवन, खराब सड़कों के कारण होने वाली जो मृत्यु या चोट जो लग रहा है, इसमें मानवीय गरिमा और सुरक्षा का अधिकार का उल्लंघन माना गया है। सही बात है, एक तो आप मानवीय गरिमा, दूसरी बात सुरक्षा का अधिकार, ये गरिमा का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार आप क्या है हमसे छीन रहे हैं। मुख्य बिंदु क्या है? इसका जवाबदेही कौन देगा? मुआवजा कौन देगा? सुरक्षा ऑडिट और आपातकालीन सुविधा। ठीक है, सड़क निर्माण में तकनीकी खामी और रखरखाव में लापरवाही के लिए निर्माण एजेंसियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सही बात है, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो टैक्स ले रहा है, जो कंपनी ले रहा है मान ले जाए, तो उसको जवाबदेही देना है। मुआवजा वही कौन देगा? खराब सड़क अगर इंजीनियर के कारण होने वाला दुर्घटना के मामले में पीड़ित अब संवैधानिक उपचार की तरह भारी मुआवजा का मांग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ी बात है कि मौलिक अधिकार का हनन मतलब आप क्या है जाके कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व आपका क्या है न्यायवाद नहीं है और मौलिक अधिकार आपका न्यायवाद है कि आप उस पर कोर्ट पे याचिका दायर कर सकते हैं। सुरक्षा ऑडिट, न्यायालय के राजमार्गों में सेफ्टी ऑडिट और ब्लैक स्पॉट दुर्घटना का संभावित क्षेत्र को तुरंत ठीक करने का निर्देश दिया है। जैसे आपका टर्निंग होता है, टर्निंग में क्या होता है, बहुत सारा एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस सब पर विशेष ध्यान देना है। आपातकालीन सुविधा, प्रत्येक निश्चित अंतराल पर ट्रॉमा सेंटर और एम्बुलेंस सेवाएं का उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। तो जो आपका नितिन गडकरी हैं, जो हमारे राजमार्ग मंत्री, ये एक जो है अच्छा कदम निकाले हैं। दूरगामी प्रभाव क्या है? बुनियादी ढांचे में सुधार, निर्माण कंपनी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कानूनी दबाव बढ़ेगा। सही बात है, कानूनी मिसाल एकदम बहुत अच्छी है। कानून इसमें मिसाल देगा कि चलो भाई ठोस आधार पर प्रदान कर रहा है सड़क सुरक्षा। नागरिक सशक्तिकरण होगा, आम नागरिक अब खराब सड़कों के खिलाफ केवल शिकायत ही नहीं बल्कि अपने मौलिक अधिकार का हनन का दावा भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छा कदम निकाली है। मतलब कि सीधे बात, इस जो आगे इसका निष्कर्ष एक बार देख लेते हैं कि न्यायालय का टिप्पणी क्या कहता है? भारत में विश्व में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क में से एक है, सबसे लंबा सड़क तो हम लोग का है, लेकिन दुर्घटना की दर जो है चिंताजनक है। हर लाख जो है 6 लाख 5 लाख लोग मर रहा है सड़क दुर्घटना। तो सर्वोच्च न्यायालय का यह है हस्तक्षेप सड़क सुरक्षा में प्रशासनिक एजेंडा से उठकर संवैधानिक प्राथमिकता पर ले आता है।
यह फैसला विकास और मानव जीवन की सुरक्षा का बीच एक आवश्यक संतुलन स्थापित करता है। सड़क केवल कंक्रीट का ढांचा नहीं, वे राष्ट्र की धमनियां हैं जहां नागरिक को जीवन सुरक्षित रहना चाहिए। तो यह न्यायालय का टिप्पणी है। तो क्या पता कल को आपसे ये पूछ सकता है कि पता है न्यायालय ने क्या टिप्पणी दिया था और क्या है जो प्रशासनिक एजेंडा से उठकर कहा गया संवैधानिक प्राथमिकता। ठीक है, तो चले, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा कदम उठाया कि अब जो है इसको सड़क दुर्घटना में होने वाले कोई जीवन का अधिकार माना गया है और जो है आप मौलिक अधिकार माना गया है। तो मौलिक अधिकार हो गया तो अच्छी बात है। चलिए, इंडियन स्पोर्ट्स गुड्स फेयर 2026 में भारत बनेगा खेल उपकरण का वैश्विक हब। तो इंडियन स्पोर्ट्स गुड्स फेयर 2026 भारत बनेगा खेल उपकरण का वैश्विक हब। हाल ही में नई दिल्ली में इंडियन स्पोर्ट्स गुड्स फेयर कहाँ हो रहा है आपका? नई दिल्ली में, तम्मा है, तो याद रखिएगा ये आपका चौथा संस्करण, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चौथा संस्करण आयोजन हो रहा है कहाँ? नई दिल्ली में। क्या? इंडियन स्पोर्ट्स गुड्स फेयर। यह आयोजन भारत सरकार का मेक इन इंडिया, याद रखिए मेक इन इंडिया अभियान के तहत खेल सामान क्षेत्र स्पोर्ट गुड्स सेक्टर की निर्यात क्षमता को बढ़ाने और घरेलू विनिर्माण को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रमुख भूमिका है। जो भी आपका स्पोर्ट्स गुड्स है, जो भी जैसे कि स्पोर्ट्स मतलब कि खेल के रिलेटेड जो भी आपका सामान है वो आप निर्यात भी करिएगा, आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए। दूसरी बात, आप घरेलू विनिर्माण मतलब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्पोर्ट में बनाइए, मतलब स्पोर्ट का बनाइए। आयोजन का स्थान है कि ये जो है 31 मार्च 2 अप्रैल को हुआ था, अब 2026 में। ठीक है, यशोभूमि में द्वारका नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा यशोभूमि द्वारका। आईसीसी क्या है? आईसीसी मतलब इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। ये जो आपका यशोभूमि है इसी को हम लोग आईसीसी बोल सकते हैं। आईसीसी मतलब इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। एसजीईपी आप याद रखिएगा, स्पोर्ट्स गुड्स एंड ट्रायल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, एमएससी में क्या है? मैक्रो स्मॉल मीडियम फाइनेंशियल। भारत की पहली डिजिटल गणना आपका 2027 को होने वाला है। ठीक है, एक्चुअली ये आपका, ये आप नहीं पढ़े। आयोजन जो है, आयोजन आईसीसी का तो आपका फुल फॉर्म बता ही दिया, आपका इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि। आयोजन जो है ये आयोजन स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एसजीईपीसी, इसका फुल फॉर्म था स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया गया। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिभागी तो 75 से अधिक भारतीय प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया जिन्होंने क्रिकेट गियर, फिटनेस मशीनरी, स्पोर्ट्स वियर और एथलेटिक उपकरणों का प्रदान किया। कोई ऐसा कुछ है नहीं, बस इंपॉर्टेंट ये रखना है कि इंडियन स्पोर्ट्स गुड्स फेयर जो है चौथा संस्करण था, ये नई दिल्ली में हुआ और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य था कि अपना जो है विनिर्माण को सशक्त बनाना और निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना। आर्थिक आपका